वो पार्टी आज है कल नहीं है, पर पृथ्वी हमारी माँ है, यही पैदा हुए और यही मरना है। राजनीति इतनी बड़ी चीज ना हो जाए कि उसके लिए तुम माँ को भूल जाओ। देखो सुनो अच्छे से, ये ज्यादातर जो सब पॉलिटिशियन होते हैं ये कोई 20-30 के तो होते नहीं, 40 के भी नहीं होते आमतौर पे। भारत देश ही ऐसा है, आबादी सारी युवा है और नेता ज्यादातर बुढ़े हैं सब, तो ये तो जाएंगे सब मर। जीना आपको है, कैसे जियोगे? बात ये नहीं है कि ये सब बातें जो महत्व की हैं ये लोग आपसे छिपाते हैं, इनको ये बातें पता भी नहीं है। अभी उनको बुला दीजिए, देश के शीर्ष 20-40 नेताओं को बुला के यहाँ बैठा दीजिए और उनसे इन मुद्दों पे सवाल करने लगिए। वो है इधर उधर करेंगे और थोड़ी देर में कहेंगे नहीं हमें पाकिस्तान के बारे में बात करनी है। हेलो, नमस्ते सर, मेरा प्रश्न चुनाव से जुड़ा ही है लेकिन थोड़ा व्यक्तिगत है। मैं अभी फर्स्ट टाइम वोटर इस लिस्ट में हूँ, तो मुझे ये प्रश्न था कि मुझे वोट देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कोई भी दल हो, चाहे लेफ़्ट विंग हो, राइट विंग हो, कोई भी विंग हो, लेकिन कोई भी एलिफेंट इन द रूम यानी क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मत नहीं दूँ तो दायित्व से भाग रहा हूँ, और मत अगर दूँ तो जो विश्व का इतना विनाश हो रहा है उसका कारण ये कि मैंने गलत हाथ में ताकत दे दी है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, इस पे ज़रा मार्गदर्शन दें। मतलब जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछ ही रहे हो। तो ले दे के सवाल ये है कि वोट किसको दें। देखो भाई, पक्षपात तो हम करते नहीं, ना इस पक्ष से ना विपक्ष से कोई लेना देना है। जो सच्ची बात है उसके साथ चलना है, ठीक है। तो हमारा वोट तो उधर को ही जाना चाहिए, जिधर सच्चाई है हमारा उधर को वोट जाएगा। अब राजनीतिक दलों का काम आपको आध्यात्मिक शिक्षा देना तो होता नहीं, भले वो ज़बरदस्ती धर्म में घुसने की कोशिश करें वो अलग बात है, पर राजनीतिक दलों का ये तो काम है नहीं कि वो आपको आध्यात्मिक शिक्षा देना, ये उनका काम है ना उनके बूते का है, उनकी सामर्थ्य भी नहीं है। भाई तुम राजनेता हो, ठीक है, कोई धर्म गुरु तो हो नहीं। तो जो उनका काम है उसके आधार पर उनको वोट जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की आप बात कर रहे हो, तो बस ये देख लो कि जो आज सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दे हैं, जो भी लोग, जो भी दल, जो भी नेता उनकी बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, उनको अपना समर्थन दे दो। सीधी सी बात है, चाहे वो कोई दल हो, राइट का हो, लेफ्ट का हो, सेंटर का हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, जो सही मुद्दों की बात करेगा आप उसको साथ दे दीजिए। जो फालतू के मुद्दों की बात कर रहा है उसको तो पकड़ के पूछिए कि असली मुद्दे कहाँ हैं, और ये भी पूछिए कि ये सब जो नकली मुद्दे हैं ये तू कहाँ से खोज के लाया। जो असली मुद्दे हैं वो क्या हैं। लग गया पीछे? हाँ, क्या है पहला मुद्दा? तो जितनी ये पार्टियां होती हैं सब अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करती हैं ना। इसकी भी ले लीजिए फोटो, या मैं बीच में आ रहा हूं? तो ये आपके पास कोई वोट मांगने के लिए आ गया, किसी भी चुनाव के लिए, छोटा सा नगर पालिका का चुनाव हो सकता है, एमपी के लिए, विधायक के पद के लिए कोई आ गया, पूछिए कि ये सब है क्या तुम्हारे घोषणा पत्र में? ये सब है क्या? अगर ये है तो मेरा वोट तुम्हारा है, अगर ये नहीं है तो जो बाकी फर्जी बातें तुम कर रहे हो एकदम दफा हो जाओ। किसको वोट दें? जो इन मुद्दों की बात करे उसको वोट देंगे। तो पहला मुद्दा क्या है इसमें लिखा है? क्लाइमेट चेंज। तो देखिए कि कौन सा दल, कौन सा व्यक्ति इसकी बात कर रहा है। दूसरा मुद्दा क्या लिखा है? ओवर पॉपुलेशन। देखिए कौन सा दल इस मुद्दे की बात कर रहा है। तीसरा एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी सफिशिएंसी भी, एनर्जी में क्लीनलीनेस भी, एनर्जी से रिलेटेड मुद्दा बहुत बड़ा कार्बन एमिशन भी है, ये सब कहाँ से आएंगे? ये तीसरा मुद्दा हो गया। अगला पढ़ ही लेता हूँ। ग्लोबल हेल्थ, हाँ
पैंडेमिक, अब उसका भी संबंध कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज से ही है, क्योंकि जो चीज़ क्लाइमेट चेंज को बढ़ाती है उसी से पैंडेमिक भी ज़्यादा संभावित हो जाता है। उदाहरण के लिए डिफॉरेस्टेशन, आप जैसे जैसे जंगल काटते जाते हो वैसे ही आप तमाम तरह के पैथोजेंस को जनता में रिलीज करते जाते हो। वो सारे वायरस वगैरह, जैसे कोरोना का ही था, नोवेल कोरोना वायरस जो था वो जंगल में रहा करता था, वो आम जनता में कैसे पहुंच गया? क्योंकि आप घुस गए थे उसकी गुफा में, वो चमगादड़ों में रहा करता था, आप वहाँ पर घुस गए और तो वहाँ से जाकर उसकी गुफा से चमगादड़ से उसको उठा लाए और वो पूरी दुनिया में फैल गया कोविड बन करके। वैसे ही अभी जब आप जंगलों को काटोगे वहाँ से बहुत तरीके के पैथोजेंस रिलीज हो रहे हैं। उनका एक खास नाम होता है, क्या नाम होता है उनका? हाँ तो होता ही है, जो जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं पता करिएगा। जंगल से आएंगे, जंगल के अलावा एक और जगह जहाँ से वो आएंगे जो इतनी बड़ी बड़ी आइस शीट्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमनद, उनके नीचे एंशिएंट वायरस जो हैं वो दबे हुए हैं। हाँ, डॉर्मेंट पड़े हुए हैं। अब जब वो ग्लेशियल शीट्स पिघलेंगी तो वो सब पॉपुलेशंस में रिलीज हो जाएंगे और वो इतने पुराने हैं इस कारण हमारा उनसे कोई एक्सपोजर है नहीं, ना हमारी बॉडी को कोई मेमोरी बची है उनसे एक्सपोजर की। जब हमारी बॉडी को लाखों सालों से कोई मेमोरी ही नहीं है उन पैथोजन से एक्सपोजर की, तो हमारे पास फिर कोई इम्यूनिटी भी नहीं है उनके खिलाफ। आपकी बॉडी जिस वायरस से एक्सपोज रहती है उसके खिलाफ वो खुद ब खुद इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, पर कोई वायरस जब 1 लाख साल से था ही नहीं तो आपकी बॉडी के पास कोई इम्यूनिटी भी नहीं है। वो जानते हो कितनी बड़ी बात होती है? जब यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, और ये काम ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, साउथ अमेरिका में भी हुआ, उनकी बहुत बड़ी एब ओरिजिनल आबादी बिना मारे मर गई। साउथ अमेरिका में जब यूरोपियंस पहुँचे और ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे तो उनकी जो अपनी नेटिव एबोरिजिनल आबादी थी वो बहुत सारी बिना मारे मर गई, खुद ही मर गई। बताओ क्यों मर गई? हाँ, क्योंकि वो लोग वहाँ अपना रहा करते थे, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो साउथ अमेरिका में रह रहे हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये लोग नए किस्म के वायरस लेके पहुँच गए थे, और वो जो लोग थे वहाँ रहने वाले ओरिजिनल्स, उनके पास इन वायरस के खिलाफ कोई नेचुरल इम्यूनिटी थी ही नहीं, वो सब मर गए। अब वो वायरस इन गोरे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। स्पेन के लोग पहुंचे थे दक्षिण अमेरिका, क्योंकि इनके पास क्या थी? नेचुरल इम्यूनिटी थी। वो जो वहाँ रहते थे वो सब मर गए। वैसे ही जब और वो इतना अकस्मात होता है ना पूरा मरना, कि ज़्यादा समय भी नहीं लगता। 2-4 साल के अंदर पूरी आबादियाँ ऐसे साफ हो जाती हैं, पूरी आबादियाँ ऐसे साफ हो जाती हैं, जितना कि आप तलवार से मार के, न्यूक्लियर अटैक करके, आग लगा के किसी तरीके से आप नहीं मार सकते। उससे ज़्यादा तेज़ी से गांव के गांव, शहर के शहर, पूरा एक देश के देश साफ हो जाते हैं। जब प्लेग फैला था, वो जो ब्लैक प्लेग का समय था, यूरोप के कुछ देशों की आबादी 30 से 40% कम हो गई थी। आप दुनिया की आबादी का अगर आप कर्व देखेंगे तो दुनिया की आबादी ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रही है, और अचानक आप उस समय पर, प्लेग के समय पर, एक डिप पाएंगे, इतना बड़ा डिप। जबकि वो ब्लैक प्लेग के समय में न चीन में फैला था न भारत में फैला था, जो घनी आबादी वाले देश हैं, यूरोप में हुआ था, और तब भी दुनिया की आबादी ऐसे गिर गई थी क्योंकि कुल यूरोप की ही बहुत बड़ी आबादी साफ कर दी थी उसने। ये सब निकल करके आने वाले हैं। और अगर इसकी बात हमारे जनतंत्र में कोई नेता नहीं कर रहा, कोई दल नहीं कर रहा, और हम बातें किन चीज़ों की कर रहे हैं? हम बहुत 2 कौड़ी की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। कोई जातीय मसले उठा रहा है, कोई धार्मिक कट्टरवाद उठा रहा है, कोई इधर उधर की और छोटी मोटी बातें ले आया है, जो हो सकता है थोड़े बहुत महत्व की हों, पर जिनका कोई मैक्रो महत्व नहीं है। इन मुद्दों के सामने उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। अब हम नहीं बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ पावर्टी की, तो फिर हमें औसत धोखा देंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था आपको। इसीलिए जब पावर्टी लिखा जाए तो उसके साथ इनइक्वालिटी लिखना बहुत ज़रूरी है।
वरना ये बिल्कुल करा जा सकता है कि 10 लोगों में से किसी एक आदमी को अमीर बना दीजिए तो एवरेज अपने आप बढ़ जाएगा। पॉवर्टी हटानी है तो इक्वलिटी के साथ हटानी होगी। पॉवर्टी इस तरह हटे कि इक्वलिटी बढ़े। सिर्फ पॉवर्टी हटी तो बहुत बुरा काम हो गया है। सिर्फ पॉवर्टी हटी माने गरीब तो गरीब रह गया, अमीर और अमीर हो गया। इसका मतलब अमीर के हाथ में गरीब का शोषण करने का अधिकार और बढ़ गया। गरीब पहले जितना ही है या थोड़ा सा बेहतर हुआ है। गरीब की आय 10% बढ़ी है और अमीर की आय 100% बढ़ गई है। तो अमीर का रुतबा और उसकी ताकत गरीब की तुलना में और ज्यादा बढ़ गई ना। मामला अब और ज्यादा बेमेल हो गया है। अमीर तो अब गरीब को खरीद ही लेगा बिल्कुल। तो इसीलिए समानता की बात बहुत जरूरी है। कोई आपसे सिर्फ कहे गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, तो वो बात पर्याप्त नहीं है। ये भी तो बताओ ना कि जो बॉटम 30% है, द बेस ऑफ द पिरामिड, उसके बारे में क्या किया जा रहा है, ये पूछिए राजनीतिक दलों से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये बात भारत पर उतनी ज्यादा नहीं लागू होती, ये उन जगहों पर लागू होती है जो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसका भी जो संबंध है वो क्लाइमेट चेंज से है। हम सोच रहे हैं, क्योंकि अब हम में से ज़्यादातर लोगों का मिट्टी से कोई संबंध नहीं रहा है, खेतों से कोई संबंध नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि साहब खाना तो बाजार से खरीदने की चीज़ है, मिल जाएगी। भाई साहब, फसलें एक नियत तापमान पर उगती हैं और उन्हें खास तरीके की स्थितियां चाहिए, धूप की, बारिश की, नमी की। और अगर वो स्थितियां बदल गई तो फसलें भी नहीं उगेंगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि भूखे मरने वाले हैं सब, और सब नहीं भूखे मरेंगे। कुछ तो उगेगा ना, जो उगेगा उसको महंगे दामों पर कौन खरीद लेंगे? अमीर। मरेगा कौन? जो अमीर है वो तो महंगे दामों पर पानी भी खरीद लेगा। पानी की एक बोतल 1000 रुपए की भी हो जाए तो इस वक्त भारत में करोड़ों लोग हैं जो 1000 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल मजे में खरीदेंगे। करोड़ों लोग हैं इस वक्त भारत में ऐसे। लेकिन आबादी 150 करोड़ की है साहब। 140 करोड़ तो प्यास से मरेंगे, 1 करोड़ ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ खरीद सकते हैं। और बिल्कुल यही अनुपात है 1 और 140 का। आप दिल्ली में सेब उगा सकते हो क्या? उगा सकते हो? क्यों नहीं उगा सकते? क्यों नहीं उगा सकते? जिस वजह से आप दिल्ली में सेब नहीं उगा सकते, क्या आप जानते हो कि उसी वजह से हिमाचल में और कश्मीर में सेब की फसल की इस साल भारी हानि हुई है? आप में से कोई है जो सेब के व्यापार से कुछ रिश्ता रखता हो? कोई नहीं। इस साल सेब की जो पूरी फसल है हिमाचल में और कश्मीर में, वो ठीक उसी वजह से खराब हुई है जिस वजह से दिल्ली में सेब नहीं हो सकता। वो वजह क्या होती है? तापमान। ग्लोबल वार्मिंग है ये, वार्मिंग, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले वार्मिंग है, वो वार्मिंग कई तरह के क्लाइमेट चेंजेस लाती है। और वार्मिंग का मतलब यह है कि पेड़ पे फल अब नहीं लगेंगे, खा लेना जहां से सेब खाना हो। कुछ समझ में आ रही है बात? ये थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए किसान की फसल का क्या होता है? क्या होगा? और ग्लोबल वार्मिंग का यह मतलब होता है कि ज्यादा पानी अब भाप बन के पहुंचेगा आसमान में, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और ये जो H2O होता है, वाटर वेपर, ये अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जब गर्मी ज्यादा होगी और पानी भाप ज्यादा बनेगा तो गर्मी और बढ़ेगी। जो काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है और मीथेन करती है, वही काम वाटर वेपर भी करता है, वही काम N2O भी करता है। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सबसे जबरदस्त ग्रीन हाउस गैस मीथेन होती है। और जब वहां पर पहुंचेगा पानी तो क्या होगा? अतिवृष्टि।
ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एनर्जी बढ़ गई है। वो एनर्जी जो वापस चली जानी चाहिए थी, सूरज से एनर्जी आती है, एनर्जी तो सूरज से ही आनी है अभी भी, पर आमतौर पर सूरज से आती है एनर्जी और वापस चली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो एनर्जी को वापस नहीं जाने देते, वो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप जब धूप में गाड़ी खड़ी कर देते हो और फिर खोलते हो तो अंदर कैसा रहता है। अभी गर्मी आ रही है, धूप में गाड़ी खड़ी है और आप कहीं मैं अंदर घुस जाऊंगा अचानक से, तो क्या होगा? जितनी तेजी से घुसोगे उससे दूनी तेजी से वापस आओगे। यही होता है ना, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। समझ रहे हो बात को? ज्यादा बारिश होगी, क्या खाने को मिलेगा? लेकिन हमें नहीं समझ में आ रही बात। हम जाति, धर्म और नोट और शराब की एक बोतल के आधार पर वोट दे देते हैं, या इस आधार पर दे देते हैं कि फ्री की चीजें कौन सा दल बांट रहा है उसको वोट दे दो। हम नहीं पूछते कि साहब फूड सिक्योरिटी के लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ है क्या? हमें लगता है ये कैसी बात है, ये कोई पूछने की बात है? यही पूछने की बात है। वाटर स्केर्सिटी, हमें लगता है ये तो ऐसे ही कोई थोड़ा कोई सोशल साइंटिस्ट होगा या कोई वैज्ञानिक होगा या कोई एक्टिविस्ट होगा, तो वो लोग यूं ही ऐसी बातें उछाल देते हैं कि वाटर स्केर्सिटी। अरे वाटर स्केर्सिटी कैसे हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आपको जितना फ्रेश वाटर चाहिए उतना इस पृथ्वी पर अभी भी नहीं है। बहुत सारा तो फ्रेश वाटर बनाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है प्लांट्स में, और अगर फ्रेश वाटर उतना है भी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के सब एरियाज में इक्वल नहीं है। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेस पर दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप में से कितने लोगों ने अनुभव करा है कि पहले जो आप बोरिंग करते थे फ्रेश वाटर के लिए तो इतने फीट पर पानी आ जाता था और अब उससे दूने फीट पर पानी आता है। इसको बोलते हैं वाटर टेबल का डिप्लीशन। पीने को पानी के लिए त्राहिमाम होने वाला है, लेकिन हम इन मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे। ज्यादातर लोग ये मानने को भी तैयार नहीं है कि ये होने जा रहा है। अभी बीते दिनों क्लाइमेट चेंज पर एक चैनल पर एक वीडियो पब्लिश हुआ, कुछ ऐसा था कि बेहोश है मरेंगे शीर्षक था। उसमें कई लोगों की टिप्पणियां आई हुई हैं। आपको क्या पता ऐसा होने ही जा रहा है? हम न जाने किस मानसिक कल्पना लोक में रहना चाहते हैं। हम अपने आप को बताना चाहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। साहब ऑल इज नॉट वेल, नथिंग इज वेल एट ऑल। बायोडाइवर्सिटी लॉस, इस पर इतना बोला, लेकिन फिर भी जितना बोला उससे 10 गुना और बोलूंगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अब वो किसी न किसी प्रजाति को मारकर ही कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक प्रजाति को मार रहे हैं। यह आंकड़ा मैंने आपसे कई बार कहा है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। प्रतिदिन कितनी प्रजातियां हैं जो पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं? 100 से 1000। प्रतिदिन पृथ्वी से सदा के लिए 100 से 1000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इन प्रजातियों की बात कर रही है? जो कर रही है उसको वोट दे दीजिएगा। और जो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, अभी जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है उससे 10 गुना ज्यादा है। माने ये जितनी प्रजातियां हमेशा के लिए जा रही हैं, अभी कभी लौट के नहीं आएंगे, इनमें से 90% इंसान द्वारा मारी गई हैं। हमने उन्हें खत्म किया है। सिर्फ 10% हैं जो प्रकृति द्वारा खत्म हो रही हैं, बाकी सबको हम मार रहे हैं। हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। आप कहेंगे पर मैं तो नहीं मारता। आप मारे उसके लिए जरूरी थोड़ी उसकी गर्दन काटें। आपने उसका घर काट दिया ना, वो मर गया। आपने उसका घर काट दिया, वो मर गया। घर क्यों काटा? नहीं, हमने कैसे काटा? क्योंकि आपको कोयले की खुदाई करनी है।
आपको और चौड़ी सड़क बनानी है, आपको खेत काट के नए निकालने हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आबादी को भोजन चाहिए, तो आपको खेत चाहिए। खेत कहां से आएगा? जंगल काटो, खेत के लिए जगह निकालो। ये आपने करा, सैकड़ों प्रजातियां अपने आप मर गई, इतने में वो एक्सटिंक्ट हो गई। वो जानवर नहीं मरा है, पूरी स्पीशीज समाप्त हो गई। और भी तरीके होते हैं। एक जगह पर आपने जंगल वगैरह काट दिए, वहां पर जो स्पीशीज रहती थी उनको भाग करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा। वो जो दूसरी जगह चले गए, उस जगह पर जो जानवर थे उनको अनुभव ही नहीं था इन नई तरह की स्पीशीज का। तो इन नई स्पीशीज ने उस जगह पर जाकर के 70 स्पीशीज नष्ट कर दी। इनको कहते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। अभी हाल ही में पढ़ रहा था इनके बारे में कि बायोडायवर्सिटी लॉस इस तरीके से भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था रही है, एक संतुलन रहा है। हमारी मूर्खता ने वो सब पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और मुझे लग रहा है ये सब बातें अब हम बहुत देर से कर रहे हैं, शायद ये बातें करके भी अब कुछ हो नहीं सकता। 20-40 साल और हैं शायद, और ऐसा भी नहीं हुआ कि एक रात में मौत आ जाएगी। बहुत दुखद अंत होगा हमारा। जैसे किसी को बहुत कोई गहरा और कष्टप्रद रोग लग गया हो और वो तड़प तड़प के कई सालों में मरे, ऐसे समाप्त होंगे हम। और हम होंगे तो होंगे, हम अपने साथ पूरी पृथ्वी की बाकी प्रजातियों को भी नष्ट करे दे रहे हैं। हम तो जाएंगे, उनको भी हम बर्बाद करके। टेक्नोलॉजिकल एथिक्स, हाँ, अब AI आ गया है, उससे डीप फेक हो रहा है, या कि सर्विलेंस सरकारें कर सकती हैं। किस हद तक सरकार अगर सर्विलेंस करती हैं तो ये बात नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के कारण जस्टिफाइड है। किस हद तक ये जो पर्सनल फ्रीडम है और आपकी प्राइवेसी की फ्रीडम है उसका उल्लंघन है, ये सारी बातें। कोई राजनीतिक दल ये बातें कर रहा है अपने घोषणा पत्र में? आप व्हाट्सएप करते हो, आपको कैसे पता कि कोई एजेंसी उसको पढ़ नहीं रही है? टेक्नोलॉजिकल एथिक्स है। कोई एक झूठा ट्विटर हैंडल बना करके आपको बुली कर रहा है और ट्विटर उसका वो अकाउंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए? ये मुद्दा है आज का, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ये सब प्रोपेगेंडा के, झूठ के, मिस और डिसइंफॉर्मेशन के अड्डे बने हुए हैं और आम आदमी की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो आ गई है, पर उसका जो सबसे घटिया इस्तेमाल हो सकता है वो करा जा रहा है। आप जानते हो टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई है कि बिल्कुल मेरी आवाज में वो बातें कहलवाई जा सकती हैं जो मैंने कभी कही ही नहीं। मेरी सिर्फ तस्वीर ही नहीं, मेरा पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है और वो आपको दिखाया जा सकता है कि ये रहा। उसके कई प्रमाण अभी सामने आए भी थे। कई सेलिब्रिटीज के वीडियो बन गए, फोटो बन गए और वो लोग कह रहे हैं ये क्या है। जो चीज अभी कुछ सेलिब्रिटीज के साथ शुरू हुई है वो कल आपके साथ क्यों नहीं होगी? और उसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं। आपका बैंक अकाउंट कैसे सेफ है, आपके घर की सुरक्षा कैसे पक्की है। इसी टेक्नोलॉजिकल एथिक्स में फिर बायोटेक्नोलॉजी भी आती है, जिसमें क्लोनिंग इत्यादि के मुद्दे हैं। पर इन मुद्दों पर कम से कम भारत में तो हम कोई चर्चा करना ही नहीं चाहते। राजनीति का मतलब ही यही होता है जूतम पैजार, तू मेरा मुंह फोड़ दे, मैं तेरा मुंह फोड़ दूं। बता उसके घर में कैसे आग लगानी है, बता उसके खिलाफ नफरत कैसे फैलानी है। यही सब राजनीति है। ये जो मुद्दे हैं तो है ही नहीं राजनीति के। तो आप अगर मुझसे पूछ रहे हो वोट किसको दें, जो इन मुद्दों की बात करे उसको वोट देना, और जो इन मुद्दों के अलावा इधर उधर का प्रचार करे जान लेना कि गड़बड़ आदमी है, सही मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना चाहता है। देखो सुनो अच्छे से, ये ज्यादातर जो सब पॉलिटिशियन होते हैं ये कोई 20-30 के तो होते नहीं, 40 के भी नहीं होते आमतौर पे। और आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हो,
आपकी औसत उम्र कहीं से भी मुझे 40 की नहीं लग रही है। आपकी औसत उम्र 30 होगी, बहुत हुआ तो 35 होगी। मुश्किल से 10% लोग होंगे, 20% जो 50 पार के हैं। भारत देश ही ऐसा है, आबादी सारी युवा है और नेता ज्यादातर बुढ़े हैं सब। तो ये तो जाएंगे सब मर, जीना आपको है। ये तो अपनी रोटियां सेक करके कोई 5-10 साल में निकल लेगा, कोई 10 साल में निकल लेगा और बहुत मौज में मस्ती में निकलेंगे। ये जितने हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, ये सब रोज रात को आईने के सामने खड़े होकर पेट हिला हिला के हंसते हैं कि एक दिन और पूरे देश को बुद्धू बनाया। इनके पास कितना समय बचा है बताओ तो? भारत में तो राजनीति शुरू ही होती है 50-60 के बाद। 50-60 तक तो आपको युवा नेता बोला जाता है। घूम रहे हैं कि युवा नेता ऐसे ही। मुझे समझ में ही नहीं आता, तुम 50 पार कर गए, तुम युवा नेता। जितने भी दल हैं, इन सब के जो युवा प्रकोष्ठ हैं, उनके अध्यक्ष देख लेना युवा नेता। अब युवा माने यही कि अभी वो 60 का नहीं हुआ है तो युवा है। इनको तो चले जाना है, आपको इन मुद्दों के साथ जीना है। आपको जीना है भाई। कैसे जियोगे? और नेता ही नहीं चले जाएंगे, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, देखते नहीं हो? वो पार्टी आज है कल नहीं है, पर पृथ्वी हमारी मां है, यही पैदा हुए और यही मरना है। राजनीति इतनी बड़ी चीज ना हो जाए कि उसके लिए तुम मां को भूल जाओ। इनके स्वार्थ तो बहुत छोटे हैं और बहुत मायोपिक लोग हैं ये सब पार्टीज भी, लीडर्स भी। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मक्कार हैं, ये मूर्ख भी हैं, ये खुद भी नहीं समझते इन मुद्दों को। बात ये नहीं है कि ये सब बातें जो महत्व की हैं ये लोग आपसे छिपाते हैं, इनको ये बातें पता भी नहीं है। अभी उनको बुला दीजिए, देश के शीर्ष 20-40 नेताओं को बुला के यहां बैठा दीजिए और उनसे इन मुद्दों पे सवाल करने लगिए। वो है इधर उधर करेंगे और थोड़ी देर में कहेंगे नहीं, हमें पाकिस्तान के बारे में बात करनी है। उन्हें खुद भी नहीं पता है, उनकी अपनी भी एजुकेशन नहीं हुई है ठीक से। तो मक्कारी ही नहीं है, मूर्खता भी है, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को। कुछ हद तक तो मुझे सहानुभूति है उनसे। भाई बैठो, यू नीड सम एजुकेशन। लेकिन उनकी जो भी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां आपकी मौत तो ना बने। या ये बात स्वीकार रहे कि कोई मजबूर था, उसकी वजह से नर्क आपको झेलना पड़ा? बोलो हाँ। कहां है माइक भाई? सबको नमस्कार। सर, अभी आपने बात करी है कि वोट ज़रा ध्यान से डालना चाहिए, तो मेरा सवाल है, अगर हम वोट डालने नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल मी, तो कोई और वोट डाल के चला जाएगा, तब क्या करेंगे? नहीं, जितने लोग वोट डालने वाले हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। मुझे किसी दल से, मुझे राइट से, लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब मानव मात्र से, पृथ्वी से मतलब है मेरा। मैं हर इंसान की, मैं पशुओं की, पक्षियों की बात कर रहा हूं, मैं नदियों की बात कर रहा हूं। वो बेचारे किस पार्टी के हैं? वो किसी पार्टी के नहीं है। मैं सबसे कह रहा हूं। तो मर तो हम सभी रहे हैं ना, हर हाल में, चाहे कुछ भी है, इस तरफ से मर रहे हैं या उस तरफ से मर रहे हैं, मर तो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, थोड़े समय पहले की बात है कि जब वोट्स हुए तो मेरे नाम की वोट कोई और डाल गया। हाँ, आई वेंट विद माई फैमिली। मैं उससे भी बात कर रहा हूं जो आपके नाम पे वोट डाल गया। मैं कह रहा हूं कि तुम भी मरोगे। तो हम हैरान थे कि हम तो वोट डालने गए हैं, बट ऑलरेडी वोट डल चुकी है। हाँ। देखिए, आप भले ही झूठ मूठ किसी और के नाम पे वोट डाल रहे हो, पर डाल तो रहे हो।
बहुत बड़ी मक्कारी करी आपने, बिल्कुल गैर कानूनी हरकत करी आपने, बिल्कुल इंडिया में इंपर्सनेशन होता है, किसी और का फर्जी वोट डाल दिया, ये सब चलता है। मैं उससे भी बात कर रहा हूं जो फर्जी वोट डाल रहा है। मैं कह रहा हूं तू भी इंसान है ना, तेरे भी बच्चे हैं, तुझे भी जीना है। तू फर्जी वोट भी डाल अगर, तो सही मुद्दों पे डाल। वो उसकी फिर वो होगी कॉन्शियसनेस ना। हाँ, अब कॉन्शियस ज्यादा होगा तो फर्जी वोट डालेगा ही काहे को। सही बात है। थैंक यू सर। नमस्ते सर। मेरा नाम सुषमा है और मैं आचार्य जी से पिछले 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैंने सिर्फ गीता सत्र में ही एनरोल किया था, अभी लास्ट 1 मंथ से मैंने संसरिता में भी एनरोल किया है। मैं आचार्य प्रशांत जी से गीतो महोत्सव में पहली बार मैं मिली थी और वो सत्र मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसके बाद से मैंने एनरोलमेंट भी कर लिया था। हमें सोसाइटी द्वारा बहुत सारी मान्यताएं जो है हमारे सर के ऊपर जो है थोप दी जाती है, जिसको विकृत धर्म का नाम दिया जाता है और हमें जो है एक तरीके से डराया भी जाता है कि अगर आप इन मान्यताओं को फॉलो नहीं करोगे तो आप नरक में जा सकते हो या विभिन्न प्रकार से जो है हमारा शोषण भी किया जा सकता है। तो हम लोग जो है डर के मारे उन मान्यताओं को फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि भगवान बाहर है, जबकि आत्मज्ञान के माध्यम से और सही धर्म के माध्यम से आज के सत्र में हमें ये सीखने को मिला कि भगवान बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारी जो खोज है वो भीतरी होनी चाहिए, ना कि बाहर। आगे मुझे जो है प्रश्न काल से जो है जो प्रैक्टिकली चीज़ें अपने जीवन में जो है मुझे सीख मिली है, वो पहली है कि हमें अपने डर को चुनौती देनी है, अभ्यास करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्टेज फियर है, पब्लिक स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको अभ्यास के ज़रिए उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और मुझे भी पर्सनली काफ़ी प्रॉब्लम रहती है और मैं इसको जो है अपने जीवन में अपनाना चाहती हूँ और इसलिए मैंने आज की सीख साझा करते हुए एक स्टेप ले लिया है। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकाई।